नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह हर एक एडवोकेट, लॉ ग्रेजुएट और लीगल फील्ड से जुड़े हर एक व्यक्ति को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह जो विषय है वो अधिवक्ताओं के सम्मान और अधिवक्ताओं के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के बारे में। हम इस पे बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस बिल के अंदर में जिस तरीके का अमेंडमेंट को प्रपोज किया गया था वह अमेंडमेंट अधिवक्ताओं के अधिकारों के विरुद्ध जा रहा था, जिस कारण से आप देखेंगे कि पूरे देश में अधिवक्ताओं ने इस पर्टिकुलर बिल का विरोध किया, स्ट्राइक किया और इस बिल को लेके बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी अपना ऑब्जेक्शन दिया। 13 फरवरी 2025 को लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के द्वारा इस बिल को पब्लिश किया गया और पब्लिश करने के बाद में 28 फरवरी तक एक समय दिया गया जिसमें आप इस बिल के ऊपर में सुझाव दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो इस दौरान में इस तरीके की प्रतिक्रिया आई, इस तरीके का फीडबैक आया कि जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है उसको दोबारा सोचना पड़ रहा है इस बिल के बारे में। इसका रिएक्शन क्या हुआ कि जो ये बिल प्रपोज्ड हुआ, इसका जो मेन हाईलाइट पॉइंट ये था, आप देखेंगे कि इस बिल में ये बोला गया कि आज के बाद से जो अधिवक्ता है उन्हें स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं होगा और जो गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो बार काउंसिल के अंदर आएंगे। ऐसे बहुत सारे अमेंडमेंट प्रपोज किए गए जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो अधिवक्ताओं के अधिकार के खिलाफ जा रहा था और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑटोनॉमी है, जो इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटेड बॉडी, उसके विपरीत जा रहा था। एडवोकेट एक्ट 1961 के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक सेल्फ रेगुलेटेड बॉडी है, उस पर कोई भी इंटरनल दबाव नहीं है और वो अधिवक्ताओं के हित में काम करता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड मेंबर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर रहेंगे तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि इंटरफेरेंस होगा। तो सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी कहाँ रहेगी वो? तो ये जो फंडामेंटल एस्पेक्ट था ये खत्म हो रहा था। तो बार काउंसिल ने भी इस पे बहुत ज्यादा कड़ा रुख अपनाया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यहां तक बोल दिया कि जो लॉ मिनिस्ट्री और उनके मध्य जो मीटिंग हुई थी जिसके आधार पे ये बिल को बनना था, उसमें से बहुत सारी चीजें बिल में थी नहीं और ऐसी चीजें थी जो नहीं होना चाहिए, जिसमें डिस्कशन हुआ ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सा मतलब हाईलाइटेड प्रपोज था जिसके कारण से पूरे अधिवक्ताओं ने पूरे देश में इस बिल के विरुद्ध अपनी आवाज को खड़ा किया और बार काउंसिल ने इस पे ऑब्जेक्शन किया। जब बार काउंसिल ने इस ऑब्जेक्शन किया तो जो लॉ मिनिस्ट्री है उन्होंने अपने इस बिल को वापस लिया और ये बोला कि हम इसको दोबारा रिवाइज करेंगे, जो भी हमको फीडबैक मिला है उसको देखेंगे, समझेंगे और दोबारा इस ड्राफ्ट को लाएंगे। तो यहां पर तो चलिए मान लिए कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया, जो अधिवक्ताओं ने स्ट्राइक किया, जो आवाज एक साथ उठाया, उसके चलते ये बिल विड्रॉ हो गया। ठीक है, वापस ले लिया मिनिस्ट्री ने। लेकिन क्या ये चीज सुनिश्चित करती है कि आने वाले भविष्य में जो अधिवक्ता है उनके अधिकार सुरक्षित हैं? क्या अधिवक्ता सुरक्षित है? ये सब मुद्दों पे बात होना बहुत जरूरी है। अब आप ये चीज समझिएगा कि जो भी अमेंडमेंट लॉ मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हाइलाइट्स थे वो क्या थे, जैसे कि आपको बताता हूं मैं। सबसे इंपॉर्टेंट था कि गवर्नमेंट नॉमिनीज को बीसीआई के अंदर डाला जा रहा था, जिससे कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता बीसीआई के अंदर में और बीसीआई का जो ऑटोनॉमी है वो खतरे में आता, जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी का वो खत्म होता। तो ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन था बीसीआई को। तो बीसीआई ने क्या बोला, भैया इस पर्टिकुलर जो
जो अमेंडमेंट है इसको पूरी, जो भी सेक्शन है इसको पूरी तरीके से डिलीट करो, खत्म करो, ये कोई मतलब का नहीं है। उसके बाद में सेक्शन 35A को इंसर्ट करने की बात की जा रही थी, जिसमें स्पष्ट रूप से स्ट्राइक को प्रोहिबिट किया जा रहा था कि भाई अगर आप किसी प्रकार का स्ट्राइक करते हैं जिससे कानून, जिससे कोर्ट के वर्किंग में इफेक्ट होता है, कोर्ट की प्रोसीडिंग में इफेक्ट होता है, कोर्ट का काम नहीं चल पाता है, तो ये माना जाएगा कि वो एक मिसकंडक्ट है। और मिसकंडक्ट होगा इसके ऊपर जो भी एसोसिएशन होगा, जो भी इंडिविजुअल एडवोकेट होगा, उस पर वो कार्रवाई होगी मिसकंडक्ट होने के कारण। तो इस तरीके का कि भाई आपको साथ आके असेंबल होके अपने अधिकारों के बोलने के लिए ही जो ताकत आपको थी खत्म की जा रही है उसको। भाई अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप तो आवाज उठाओगे ना, अगर आपकी आवाज को दबाया जाएगा तो क्या ये सही है? कलेक्टिव जो होता है, कलेक्टिव पावर जो होता है, एकता की शक्ति जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर एडवोकेट एक साथ आके किसी भी चीज के खिलाफ विरोध नहीं करेंगे जो लीगली सही नहीं है, तो क्या ऐसे पावर को खत्म करना सही होगा? इस पे भी बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन आया। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट बात था हाईलाइट इस अमेंडमेंट का कि भाई ऐसे एडवोकेट्स जिनके ऊपर में कोई क्रिमिनल केस चला, उनमें कन्विक्शन हुआ, 3 साल का कन्विक्शन या उससे ऊपर हुआ, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे एडवोकेट का जो एनरोलमेंट है वो खत्म कर दिया जाएगा स्टेट बार से। अब यहाँ पर बात यह है कि भाई यहाँ मिनिमम से मिनिमम जो पनिशमेंट होता है किसी भी ऑफेंस का वो 3 साल तो होता ही है। तो क्या ये सही है कि छोटे मोटे अगर अपराध भी अगर हो जाते हैं तो उसके लिए क्या तुरंत एनरोलमेंट खत्म कर दिया जाए? क्योंकि इसमें जो है एक एडवोकेट की इंटीग्रिटी, उसका रेप्यूटेशन, का करियर लग जाता है। तो बार काउंसिल ने भी बोला कि इसको बढ़ाकर 7 साल किया जाए। इतना मतलब कोई हीनियस क्राइम है तो उसके लिए डेफिनेटली जो एनरोलमेंट है उसको हटाना चाहिए, लेकिन जो हीनियस क्राइम नहीं है उसके लिए तो सोचने विचारने की बात है। और इसी कारण से यहाँ पर इसमें एक एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर कोई एडवोकेट है जिसको 5 साल से नीचे की सजा हुई है तो उसका पूरा जब सजा पूरा हो जाएगा तो उसके 2 साल के बाद, लैप्स ऑफ 2 ईयर के बाद में आप री एनरोलमेंट करने के लिए आवेदन दे सकते हो। तो फिर वहां से आप सीनियरिटी आपकी काउंट होगी। तो यहाँ पर तो पूरा जो करियर है उस एडवोकेट का पूरा खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके का जो अमेंडमेंट प्रपोज किया गया वो कहीं भी अधिवक्ताओं के अधिकार, उनके मतलब भले के लिए था ही नहीं। अब इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर आ गया कि वो डायरेक्शन इशू कर सकता है किसको? बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, और बाइंडिंग नेचर का होगा, जो कि एकदम, अरे भाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक सेल्फ रेगुलेटेड बॉडी है जो कि अधिवक्ताओं के हित अधिकारों के बारे में सोचने के लिए स्वतंत्र है। और अगर आप एक गवर्नमेंट हो और गवर्नमेंट कोई डायरेक्शन इशू कर रही है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जो बाइंडिंग नेचर का है, तो यहां पर तो डायरेक्टली उसके ऑटोनॉमी पे उंगली उठाई जा रही है। अंग्रेजों के समय से बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक सेल्फ रेगुलेटेड बॉडी, 1961 में भी जो 1961 में जो एडवोकेट एक्ट आया उसमें ये सेल्फ रेगुलेटेड बॉडी है। तो सीधी सी बात है, बहुत पहले से ये चलते आ रहा है कि अधिवक्ताओं के हित के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया काम करता है। तो उसकी ऑटोनॉमी पे अगर उंगली उठेगी तो गलत बात है ये तो ये सब ऑब्जेक्शन को देखते हुए पूरे देश में स्ट्राइक्स हुए। और स्ट्राइक्स का क्या असर हुआ, बार काउंसिल के ऑब्जेक्शन का क्या असर हुआ कि 22 फरवरी 2025 को जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है उन्होंने इस पर्टिकुलर बिल को वापस ले लिया और जो भी फीडबैक है उसके आधार पे नया ड्राफ्ट करने के लिए कहा। लेकिन अब इसको ये अधिवक्ताओं को सुनिश्चित करना होगा, क्या ये काफी है? अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी यह प्रश्न उठता है, क्या ये काफी है? आप अधिवक्ता हैं, आप लॉ ग्रेजुएट हैं, आप लीगल फील्ड से बिलोंग करते हैं, क्या आपने ये जंग जीती, एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 को जो वापस करवा दिया अपने एकता के बल पे, क्या ये काफी है? ये प्रश्न उठता है। क्या इस बिल को वापस करवा देने से जो एडवोकेट है वो सुरक्षित हो गया है? क्या आज के बाद किसी भी एडवोकेट्स पे कोई हिंसा नहीं होगी?
क्या जो वकील हैं, वकीलों को डराया धमकाया नहीं जाएगा? क्या एडवोकेट जो अपने काम को अच्छे से करना चाहते हैं बिना डर के वो कर पाएंगे? क्या ये जो बिल वापस लेने से एडवोकेट्स के जो राइट हैं वो सुरक्षित हो गए? क्या अब एडवोकेट्स के सुरक्षा के लिए किसी भी कानून को लाने की आवश्यकता नहीं है? क्या सुनिश्चित हो गया है? नहीं हुआ है, लेकिन हमें सुनिश्चित करना होगा। अगर इसी तरीके का बिल आता रहा, अधिवक्ताओं के सम्मान और अधिकारों पे उंगली उठती रही, तो कोई भी अधिवक्ता बिना डर के अपने ड्यूटी को नहीं निभा पाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है भाई, आप मानो या ना मानो, कि एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो जस्टिस सिस्टम होता है ना, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है एडवोकेट। बिना एडवोकेट के लीगल सिस्टम, जस्टिस सिस्टम कंप्लीट नहीं होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है, अधिवक्ताओं की सुरक्षा, उनकी जो भी उनके लिए वेलफेयर स्कीम है, इसके बारे में सोचना अब जरूरी है। हम अधिवक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस तरीके से हमारे विरुद्ध चीजें हो रही हैं वो भविष्य में ना हो। इस कारण से अगर ये आपको लगता है कि ये सब प्रश्न जो है सामने में ये अब खत्म हो गए हैं, तो आप शांत बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी अधिवक्ताओं के सम्मान और अधिकार की जंग बाकी है, तो अब जब इस तरीके का माहौल पूरे देश में है, जहां पर हर अधिवक्ता अपने अधिकारों को लेके बहुत ही ज्यादा जानकार है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, तो क्यों ना अब इन प्रश्नों का उत्तर खोजा जाए और अधिवक्ताओं के अधिकार और सम्मान को सुरक्षित किया जाए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को बहुत अच्छे से कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ON मोहिंद्रो वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया में बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि द लॉ इज नेसेसरी टू एंश्योर दैट एडवोकेट कैन डू देयर जॉब फ्रीली विदाउट फियर, इंटिमिडेशन और आउटसाइड इन्फ्लुएंस। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि भाई अगर जो एडवोकेट है, ऐसा कानून बनाया जाए जो एडवोकेट को इतना सक्षम बनाए कि वो अपने दायित्वों का पूरी तरीके से बिना किसी डर, दबाव, किसी धमकी के अपने दायित्वों का पालन कर सके। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने 1968 में ही बोल दिया था। उसके बाद एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द मेन गोल इज टू मेक श्योर दैट द लॉयर्स कैन सर्व द कॉज ऑफ जस्टिस एंड अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री। भाई क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जस्टिस सिस्टम जो होता है ना, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एडवोकेट। अगर वो फ्री नहीं होगा, भय में रहेगा, तो अपने दायित्वों का पालन नहीं कर पाएगा। आप खुद एग्जांपल देख लीजिए। आप इमेजिन कीजिए ना, इस देश में एक भी एडवोकेट नहीं है, कोई एडवोकेट है नहीं, और है भी तो स्ट्राइक में है। तो क्या आपको लगता है कि कोर्ट के अंदर में जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो प्रॉपरली काम करेगा? आप खुद सोचिए, आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इस कारण से ये जरूरी है कि ऐसे कानून लाए जाए भारत के अंदर में जो एडवोकेट को प्रोटेक्ट करे, उनके अधिकारों को सुरक्षित करे। उसके बाद में हरिशंकर रस्तोगी वर्सेस गिरिधर शर्मा, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि द बार लॉयर्स इज लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ द कोर्ट। वो कोर्ट का ही पार्ट है, उसी का एक्सटेंशन है। ठीक है, लॉयर्स आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। भाई लॉयर्स जो हैं कोर्ट के ऑफिसर हैं। तो डेफिनेटली आप यहां समझ सकते हैं, जो अगर आप किसी भी न्याय व्यवस्था के बहुत ही इंटरनल पार्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, तो उसको उस तरीके का ट्रीटमेंट भी देना चाहिए, उसके अधिकारों को उसी सुरक्षित करना चाहिए, उस प्रकार का सम्मान उसे मिलना चाहिए। आज हमारा जो एडवोकेट्स हैं उनका जो एक सोशल इमेज है समाज के अंदर में, वो किस तरीके का है आप सब जानते हैं। सोशल सिक्योरिटी कितनी वो सब जानते हैं।
इस कारण से ये बहुत जरूरी है कि ऐसे लॉस लाए जाएं जो कि उनको प्रोटेक्ट करे, उनके अधिकारों को सुरक्षित करे। अब जैसे कि ओपी शर्मा वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा 2011, इसमें भी कहा गया कि एडवोकेट्स आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। उसके बाद में ये एसेंशियल होते हैं जस्टिस सिस्टम के लिए, और बहुत सारे फंक्शन जो जस्टिस सिस्टम में हैं वो एडवोकेट्स पे डिपेंड करते हैं। तो मैं आपको क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि ये सब जो जजमेंट इसको देखें समझें। अरे सुप्रीम कोर्ट तक मान गया भाई कि हम जस्टिस सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। ऐसा कानून लाया जाए जिससे कि एडवोकेट्स फ्री होकर अपने काम कर सकें, किसी प्रकार की हिंसा उनके साथ ना हो, कोई डर दबाव में वो काम ना करें, उनके लिए कोई वेलफेयर स्कीम हो। ये बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, लेकिन आज 2025 आ गया, आज तक ऐसा कोई कानून नहीं है जो एडवोकेट के अधिकारों के बारे में बात करें, उसके प्रोटेक्शन के बारे में बात करें। इसी कारण से ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न उठता है कि क्या अब आवश्यकता है ऐसे कानून की जो एडवोकेट्स के राइट को प्रोटेक्ट करे, उन्हें वॉलेशन से बचाए, किसी भी धमकी चमकी से बचाए, कोई भी मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। भाई देखिए सीधी सी बात है, जब एक एडवोकेट कोर्ट में काम करता है उसके 10 दुश्मन होते हैं, तो हो सकता है वो दुश्मनी निकालें, उस पर झूठा मामला लाएं। तो ऐसे मामले अगर आते रहे एडवोकेट्स पे, तो कहाँ फ्रीली काम पर कर पाएगा। अब यहाँ पर तो आप किसी एक केस तो लड़ते नहीं हो कोर्ट में बहुत सारे केसेस होते हैं, अब कितने लोग से दुश्मनी आपकी होती है। और ऐसी परिस्थिति में अगर हर कोई आप पे केस करता रहे, आपको धमकी देता रहे, आप पे झूठा मामला लगा के आपको अरेस्ट कराने की कोशिश करता रहे, तो क्या फ्रीली काम कर पाओगे? खुद से पूछो। अगर आप एक एडवोकेट हो या आप एक लॉ ग्रेजुएट हो जो बाद में एडवोकेट बनना चाहते हो, तो क्या आपके लिए सुरक्षित है ये चीज? इसीलिए आवश्यकता है आज कानून की। इस पर बहुत बहस हो चुकी। 2021 में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हमारे को पब्लिश किया था, लेकिन आज 2025 हो चुका है, अभी तक वो एक्ट नहीं बना। क्यों नहीं बना, कैसे नहीं बना, इस चीज को डिस्कस करना जरूरी है, इस मुद्दे पे बात करना जरूरी है। अगर नहीं बात करेंगे तो एक चीज मान के चलिएगा कि आने वाले समय में इस तरीके का जो बिल है आते रहेगा। भविष्य में एडवोकेट्स का जो राइट है उसका हनन होते रहेगा, कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, और हमारा जो सोशल इमेज है वो भी कभी सुधरेगा नहीं। अभी एडवोकेट्स मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति जो लोगों को फंसाते हैं, या ऐसे व्यक्ति जो डराते धमकाते हैं, तो उस टाइप की जो इमेज है उसको सुधारना पड़ेगा। जो भी एथिकल स्टैंडर्ड है, जो भी एडवोकेट की इंटीग्रिटी है, उसको सुरक्षित करना भी आवश्यक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जब लॉ ऑफ मिनिस्ट्री के साथ बैठा, डिस्कशन हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि एक कोशिश की गई बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कि एक चैप्टर ऐड किया जाए जिसमें एडवोकेट प्रोटेक्शन और वेलफेयर प्रोविजन के बारे में बोला जाए, ताकि एडवोकेट्स के जो राइट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, एडवोकेट्स को सेफ गार्ड किया जा सके फ्रॉम वायलेंस, हरासमेंट, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। ठीक है, और ऐसे बहुत से इंसिडेंट से उसको बचाया जा सके। लेकिन आफ्टर अ प्रॉपर डिस्कशन ऑल्सो, जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है, उन्होंने इस चैप्टर को तो डाला ही नहीं। आप एडवोकेट अमेंडमेंट जो बिल है 2025 को आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में ये आएगा कि ये जो चैप्टर वो है ही नहीं। डिस्कशन हुआ है लेकिन चैप्टर ही नहीं है। क्यों नहीं है? होना चाहिए, क्यों नहीं है बॉस? क्या हम लीगल जस्टिस, हम जो जस्टिस सिस्टम उसका पार्ट नहीं है? क्या हमारे बिना जस्टिस डिलीवरी सिस्टम प्रॉपरली काम करेगा? क्या हम कोर्ट ऑफ द ऑफिसर, क्या हम कोर्ट के ऑफिसर नहीं है? क्या हमारा कोई अधिकार नहीं है? क्या हमारे अधिकार को प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए? हमारे खिलाफ जो वायलेंस और रुकना नहीं चाहिए? क्या वो डराना, धमकाना, चमकाना जो हो रहा है रुकना नहीं चाहिए? क्या हमारे विरुद्ध रुकना चाहिए? लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। ये बिल में ये चैप्टर प्रपोज्ड हुआ, आया ही नहीं बॉस, आया ही नहीं। तो मेरा ये कहना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 जिस तरीके से मिनिस्ट्री ने वापस लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वापस लिया,
वो दिखाता है कि एडवोकेट्स का ताकत कितना है। हमने अभी हमारा जो संघर्ष है वो रंग लाया है, लेकिन अभी भी जो सम्मान और अधिकार की लड़ाई है वो जारी है, वो अधूरी है। इस कारण से बीइंग एन एडवोकेट, और आप जो भी लीगल फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी अधिकार है एडवोकेट्स के, जो भी उनका सम्मान है, उसके लिए संघर्ष को जारी रखें और कभी भी किसी के सामने ना झुके। अपने सम्मान की लड़ाई खुद लड़नी है। अभी सम्मान और अधिकार की लड़ाई जारी है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।